हेलो व्यूअर्स। डीएनए श्रुति सुधार की वीडियोस की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एक अन्य विधि की, डीएनए सुधार की अन्य विधि की, और वो है मिसमैच रिपेयर, जिसको एमएमआर भी कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के समय जब डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है टेम्पलेट डीएनए पर, उस समय या रिकॉम्बिनेशन के समय, यानी मियोसिस में प्रोफेज 1 में, जब exchange of rather segments between homologous chromosomes, तो समजात गुणसूत्रों के मध्य जब सेगमेंट एक्सचेंज होता है, उस समय अन्य अथवा डिलीशन और आपके इंसर्शन जब होते हैं, तो किसी भी कारणवश यदि डीएनए के अणु में प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के अतिरिक्त गलत नाइट्रोजन बेस वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए, यानी एटी कॉम्बिनेशन और जीसी कॉम्बिनेशन यदि बिगड़ जाए, तो उसके सुधार के लिए जो विधि है वो है मिसमैच रिपेयर मेथड। इस विधि के लिए, इस मेथड के लिए विभिन्न प्रोटीन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जो म्यूट एस, एल और एच, they are the key factors for this mismatch repair. इनके अतिरिक्त डीएनए हेलिकेज एंजाइम सेकेंड, और इकोलाई में ये म्यूट यू या यूवीआर डी कहलाता है। देन वेरियस एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस अर्थात वे एंजाइम्स जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस अर्थात किसी फ्री एंड से, it may be 3' exonuclease, that is removing one nucleotide at a time from the 3' end of a stretch of nucleotides, या 5' exonuclease अगर हम कहते हैं, अर्थात जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मुक्त 5' एंड है, उस पे से एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं by breaking the फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो इकोलाई में जो विभिन्न एक्सोन्यूक्लियस इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर द एक्सो फर्स्ट, द एक्सो सेवेंथ, द एक्सो टेंथ एंड द रेक जे फैक्टर्स। इनके अतिरिक्त सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी चाहिए, क्योंकि जहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, वेरियस न्यूक्लियस एंजाइम्स वो उसको नष्ट करने में, उसके फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ने के लिए दे आर प्रोग्राम्ड। So in order to protect the single stranded stretches of nucleotide, we need single stranded DNA binding proteins. और नया बनाने का काम है, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम ऑन अ गिवन टेम्पलेट, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, एंड वी ऑल्सो नीड डीएनए लाइगेज। तो इस प्रकार से these are the various protein components that are required in E. coli. यहाँ एक बात कन्वे करना चाहूंगी कि किसी भी मैकेनिज्म को समझने के लिए एक सिंपल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म अपन समझते हैं, एंड जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर द मोस्ट सिंपल सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि हम किसी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, तो उसी के पैरेलल विधि यूकैरियोट्स में होती है। द ओनली थिंग इज इन यूकैरियोट्स इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, या उसमें इनसे अधिक प्रोटीन कंपोनेंट्स उपयोग में आ सकते हैं, या इनके समकक्ष तो आते ही हैं, बिकॉज द बेसिक मैकेनिज्म रिमेन्स दिस, the one that operates in a prokaryotic cell. So इसलिए mismatch repair समझने के लिए we are taking the example of mismatch repair in E. coli. E. coli में जो mismatch repair है, उसको
इनिशिएट करने के लिए। There are three protein factors: MUT-S, MUT-L, and MUT-H. Now these three factors, या three protein components, they have to repair this mismatched pair. G के साथ ग्वानिन के साथ साइटोसिन आना चाहिए और यहाँ थायमीन आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ थायमीन आ गया? वन कैन इवन से कि यहाँ पे एडेनिन आना चाहिए था और ग्वानिन आ गया, बट दिस पर्पल इज द टेम्पलेट स्टैंड और इसको इंगित कर रहा है प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, क्योंकि डीएनए में उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें जब डीएनए का बन जाता है उसके बाद उसमें विभिन्न पॉइंट्स पे मिथाइलेशन हो जाता है और जो नया स्ट्रैंड बना है जिसमें अभी मिसमैच हुआ है उसमें इस मिथाइल ग्रुप का अभाव है। यहाँ एडेनिन इज मिथाइलेटेड whereas at this point in the complementary sequence this adenine it is not methylated. तो this indicates कि ये वाला जो दूसरा स्ट्रैंड है जो हमारे इसमें लाल से दर्शाया गया है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड और इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जहाँ साइटोसिन जुड़ना चाहिए था वहां पे थायमीन जुड़ गया है। नाउ दिस मिसमैच हैज टू बी रिपेयर्ड। इसके लिए सर्वप्रथम जो म्यूट एस है वो इस मिसमैच को पहचानता है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन फैक्टर है म्यूट एल, इसकी बहुत सारे कार्य हैं इस प्रक्रिया के दौरान। इसके कार्यों में फर्स्ट ऑफ ऑल इट एसोसिएट्स फिजिकली, ये आकर के इस म्यूट एस से जुड़ जाता है और व्हेन इट अटैचेस टू दिस म्यूट एस उस समय इट एनहांसेस, इसकी उपस्थिति के कारण इस मिसमैच को पहचानने की जो क्षमता है उसमें अभिवृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह हमारा जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द म्यूट एच, उसको पहचानता है और उसको उसकी सही जगह है GATC सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो उस पॉइंट पर जहां पे ये GATC सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, वहां पर ये म्यूट एच को जोड़ने का काम करता है एंड इट हैज गॉट ATPase activity. That means it energizes the entire process. MUT-S also has got ATPase activity और उसके अतिरिक्त MUT-L के पास भी ATPase एक्टिविटी है और अपनी इस ATPase एक्टिविटी के कारण यह हमारे इस MUT-H को भी एक्टिवेट करता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आगे जहां हमारे को हेलिकेज दैट इज UVR-D की आवश्यकता है उसके लिए भी दिस MUT-L इट प्लेज एन एसेंशियल रोल और जो DNA पॉलीमरेज 3 जुड़ेगा in order to resynthesize this stretch, उसके लिए भी MUT-L is required. Anyway, at this point जब mismatched न्यूक्लियोटाइड पेयर मिलता है तो MUT-S उस पे जुड़ जाता है और तत्पश्चात MUT-L उस पे आके फिजिकली जुड़ जाता है। This MUT-L it recruits the proper MUT-H जो अपने GATC पॉइंट पर आकर जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस MUT-L और इसको एक्टिवेट करने के लिए इस कंपोनेंट को दैट इज MUT-S और MUT-L को, स्पेशली बिकॉज वी नीड MUT-L, तो इट हैज टू मूव टुवर्ड्स दिस
mute H in order to activate it. So ये mute H की तरफ किस विधि से बढ़ता है? या तो ये ट्रांसलोकेट होता है, यानी एक डीएनए स्ट्रैंड में लूप जैसा बन जाता है, वो अपनी ही जगह पर दैट इज मिसमैच पॉइंट पर ही जुड़ा रहता है और इट मूव्स टुवर्ड्स दिस GATC पॉइंट जहां पर हमारा म्यूट H जुड़ा हुआ है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इट। या दूसरी चीज हो सकती है ये एक स्लाइड क्लैंप जैसे, इट मूव्स फ्रॉम द मिसमैच पॉइंट to this GATC site and activates this mute H. Anyway, the main point is that this mute L, it activates a mute H और जैसे ही ये activate होता है, it has got the restriction मतलब it is a type of restriction endonuclease. It has got nuclease activity, endonuclease activity. Now अभी अपन बात करके चुके हैं कि न्यूक्लियस मतलब फॉस्फोडाइस्टर बंध का टूटना, एंडोन्यूक्लियस मतलब फ्रॉम विद इन द स्ट्रेच। यहां कहीं फ्री एंड नहीं है कि मैं कहूं 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस या 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में बीच में से फॉस्फोडाइस्टर बंध तोड़ने का कार्य कर रहा है, हेंस इट इज एन एंडोन्यूक्लियस एंड it is cutting this या generating this nick। यह फॉस्फोडाइस्टर बंध तोड़ रहा है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक मतलब यहां से भी GATC और इसकी अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो जो टेम्पलेट डॉटर स्ट्रैंड है उस पर भी GATC की सीक्वेंस बनेगी। तो इस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे तोड़ रहा है पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट पे, इसलिए ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब एक्टिवेट होने के बाद यह इस GATC साइट पर फॉस्फोडाइस्टर बंध तोड़ देता है, अर्थात एक निक उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट या उसको सरल करने के लिए यहां हमने डीएनए स्ट्रैंड को एक सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल के रूप में दिखाया है, जबकि वास्तविकता में वी नो इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसकी हेलिक्स है, तो उस हेलिक्स को खोलने का काम जो करेगा दैट इज द हेलिकेज एंजाइम। सो this UVRL, this mute L, यह है UVRD, this is the helicase UVRD, इसको इस निक पर जोड़ता है और इसके जुड़ने के कारण ये जो हेलिक्स है यह खुल जाती है, हेलिकेज अपना कार्य करता है। दूसरा काम जो होता है दैट इज इस पॉइंट पे एक्सोन्यूक्लियस, दे आर ऑल्सो लोडेड। निक है, नाउ द टेंडेंसी ऑफ दिस एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस इज कि ये एक एक बार में न्यूक्लियोटाइड तोड़ता जाए फ्रॉम दिस एंड, हेंस इट इज एक्सोन्यूक्लियस। तो इस एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के कारण जो हमारा ये निक वाला नया स्ट्रैंड बना है यह टूटता जाता है और आगे आगे हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए हेलिक्स को खोलता जाता है। अब इस स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द GATC पॉइंट टू द मिसमैच पॉइंट, इसको तो हमारे एक्सोन्यूक्लियस ने हटा दिया, बट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस स्ट्रेच जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स वो आके इस पे जुड़ जाते हैं,
ताकि इस पे कोई एंडोन्यूक्लियस इसको नष्ट न कर सके। Now the DNA polymerase 3 again your mute L it plays an essential role। तो इसकी सहायता से जो DNA polymerase 3 है वो यहाँ पे उपस्थित फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे निक के बाद उत्पन्न फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को DNA polymerase 3 रिकॉग्नाइज करता है एंड देन आफ्टर मेकिंग यूज ऑफ दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे पुनः डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इस बार सही अपना न्यूक्लियोटाइड आकर के जी पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज 3 के कारण जो ये स्ट्रेच हमारा काटा गया था एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा वो जुड़ता चला जाता है और यह प्रक्रिया होती है इस मिसमैच पॉइंट के कुछ न्यूक्लियोटाइड बाद तक, क्योंकि आफ्टर दैट दिस एक्सोन्यूक्लियस इसको फ्री कर दिया जाता है once it has broken these cleaved these phosphodiester bonds of the new strand past this mismatch point। तो इस प्रकार से हमारा मिसमैच रिपेयर हो जाता है एंड दिस इज द mechanism। So in E. coli, if we just revise it, dimer of mute S वो रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच को, और डाइमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स, डाइमर ऑफ म्यूट L इट हैज गॉट मेनी एक्टिविटीज। यह म्यूट S की मदद करता है, यह एंडोन्यूक्लियस को जोड़ता है निक पर, दैट इज म्यूट H। यह शुरू करता है एक्सिशन पॉइंट को, तो इट प्रोवोक्स इट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अदर एक्टिविटीज ऑफ हेलिकेज एंजाइम एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा म्यूट H, जो यह पहचानता है कि विच ऑफ द स्ट्रैंड इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ताकि जो पेरेंट डीएनए है उसको कोई क्षति न हो। UVRD इस स्ट्रेच की हेलिक्स को खोलेगा, विभिन्न एक्सोन्यूक्लियस जो मिसमैच्ड पॉइंट है वहां तक फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ेंगे एंड सिंस दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द निक पॉइंट इसलिए दे आर द एक्सोन्यूक्लियस। तत्पश्चात डीएनए का रीसिंथेसिस होगा बाय पॉलीमरेज 3rd होलो एंजाइम, और इस बीच जब तक ये एक्सोन्यूक्लियस को काट चुका है और नया स्ट्रैंड नहीं बन रहा तब तक पेरेंट स्ट्रैंड की सुरक्षा का दायित्व है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का। और एक बार नया स्ट्रैंड बन गया तो जो निक हमारा ट्रांसलेट हो गया है टू द पॉइंट आफ्टर द मिसमैच, वहां पे इन दोनों को जोड़ने का काम अर्थात पुनः फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाने का काम हमारा करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द वेरियस प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो इस प्रकार से हम जो हमारा मिसमैच रिपेयर है उसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को पहचानना जिस पर मिसमैच हो गया है, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को पहचानना, उस पॉइंट को पहचानना विच इज टू बी रिपेयर्ड जहां मिसमैच हुआ है, एंड दिस रिपेयर इज बाय डायरेक्शनल। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम भी होता है या 3 प्राइम से 5 प्राइम भी होता है, दैट इज जहां पर भी निक जनरेट होगी हमारा GATC पॉइंट होगा, उस GATC पॉइंट से मिसमैच पॉइंट तक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए पर यह रिपेयर वर्क होता है।
So this repair is bidirectional. That is the second key feature of this pathway. And the third thing is that this MMR has broad substrate specificity. That means किसी भी कारणवश किसी भी बेस के मिसमैच हो, this mechanism can come into play. These protein factors, they are the same for any mismatch of the base nucleotide bases. और ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स जो बनता है म्यूट एस, म्यूट एल और म्यूट एच द्वारा, इसके द्वारा इनिशिएट होता है, संपादित होता है. दे प्ले द की रोल. एंड दिस मेथड, as we have already said, it is conserved throughout evolution. That means प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक यह विधि समान रहती है. अगली बार हम बात करेंगे अन्य विधि की ऑफ दिस डीएनए रिपेयर सिस्टम. अभी तक हमने जो विधियों की बात करी है पुराने वीडियो, इससे पहले भी वीडियोस में, दैट इज द बेस एक्सीशन, द न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन एंड टुडे द मिसमैच रिपेयर. इसमें हमने एक ही डीएनए स्ट्रैंड हैज बीन इन्वॉल्व. अब आगे हम ऐसे विधियों की बात करेंगे जिसमें both the DNA strands, they are involved in order to repair the damage that is caused.